हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एस्ट्रोनॉमी का 2017 का पेपर। पुराने पेपर्स भी आप लोगों ने देख लिए होंगे और इस पूरी पीवाईक्यू सीरीज से आपको काफी फायदा हो रहा होगा। एस्ट्रोनॉमी का पूरा टच आपको मिल रहा है कि किस तरह के क्वेश्चंस लास्ट ईयर में पूछे गए हैं और फिजिक्स और मैथ्स की मदद से आप कितने क्वेश्चंस यहाँ पे कर सकते हो, ये वाला आइडिया भी आपको पूरा पूरा लग रहा है। ठीक है, तो 2017 में देखते हैं आप लोग कितने क्वेश्चंस कर सकते थे। पहले आप इसको एनालाइज किया करो कि जितने क्वेश्चन सर ने कराए हैं इसमें से आप कितने क्वेश्चंस डायग्राम बना के कर सकते हैं प्रॉपर, और कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थोड़ा सा अगर हम याद कर लें तो उससे कुछ कैलकुलेशंस इजी हो जाए। मतलब एस्ट्रोनॉमी का कोई भी क्वेश्चन अगर रिपीट होता है उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड तो आप उस कॉन्सेप्ट को वापस से कर पाए, वो यहां पे आपको सीखना है। ठीक है ना। तो पूरी एस्ट्रोनॉमी तो अभी आप एंड मोमेंट पे नहीं कर सकते, बट अगर पीवाईक्यू से आप पूरे पेपर का एक फील समझ जाएं कि एस्ट्रो किस तरह से पूछी जा रही है तो आपको उसका फायदा हो जाएगा बच्चे, है ना। देखिए जैसे यहां पे इस क्वेश्चन को देखिए, 1910 एडी ऑन इट्स सिक्स्थ ट्रिप अराउंड द सन आफ्टर दैट ऑफ 1456 एडी हेलेस कॉमेट वाज ऑब्जर्व टू पास नियर द सन एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 into 10 to the power 10 मीटर, द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ओके, अब देखिए इस चीज को समझिएगा। 1910 ईयर्स और यहां पे है 1456, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज 1910 माइनस 1456। इतने सालों बाद छठी ट्रिप कंप्लीट कर रहा था वो, दैट मींस जो टाइम पीरियड है उसका दैट इज डिफरेंस ऑफ द ईयर। इतने साल में 6 ट्रिप करी, डिवाइड बाय 6 कर दिया तो एक ट्रिप का टाइम आ गया, दैट इज द टाइम पीरियड। तो हेलेस कॉमेट का टाइम पीरियड हमारे पास आ चुका है। अब उसने बोला है इस समय जो नियरेस्ट डिस्टेंस है हमारे पास, तो नियरेस्ट डिस्टेंस आपको पता है पेरिहिलियन पॉइंट के बारे में। अगर मैं यहां पर एक एलिप्स बना लूं तो देखिए ये है एलिप्स, लेट्स से ये है सन, और आपको इसके बारे में ये डिस्टेंस दे रखी है, तो ये है मिनिमम डिस्टेंस, और आपसे पूछा जा रहा है मैक्सिमम डिस्टेंस जो कि होगी ये डी मैक्स, लिख देता हूं इसे। अब आपको पता है कि सेमी मेजर एक्सिस को मैं ए से दिखा रहा हूं, तो सेमी मेजर एक्सिस अगर हमें पता है तो हम लिख सकते हैं जो टाइम पीरियड का स्क्वायर होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। तो अर्थ का टाइम पीरियड हमें पता है 1 ईयर, तो यहां से हम निकाल सकते हैं टाइम पीरियड ऑफ अर्थ अपॉन टाइम पीरियड ऑफ कॉमेट का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल हट गया सेमी मेजर एक्सिस ऑफ अर्थ अपॉन सेमी मेजर एक्सिस ऑफ कॉमेट का क्यूब, ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखो यहां पे टाइम पीरियड ऑफ कॉमेट हमें पता है टीसी कितना है, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ हमें पता है 1 ईयर है, ये 1 ईयर है। यहां से टीसी की वैल्यू यहां पे पुट करनी पड़ेगी, होल स्क्वायर करना पड़ेगा। अब सेमी मेजर एक्सिस ऑफ अर्थ ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होता है, और सेमी मेजर एक्सिस ऑफ हेलेस कॉमेट ये आपके पास निकल के आ जाएगा इस इक्वेशन से। यहां पे आपको बस टीसी की वैल्यू पुट करनी है और एसी की वैल्यू आ जाएगी यहां पे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। अब एसी यदि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में आ गया तो आपको दे रखा है कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू, तो आप इंटू कर देंगे 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11, ये पूरा मीटर्स में आ जाएगा। और जैसे ही आपके पास सेमी मेजर एक्सिस आ गई तो उसका डबल करने पर क्या ये 2ac के बराबर हो जाएगा। लेट्स से ये AC है तो ये 2AC के बराबर हो जाएगा। अब 2AC में से यदि मिनिमम डिस्टेंस माइनस कर दें तो हमारे पास मैक्सिमम डिस्टेंस आ जाएगी, तो मैक्सिमम डिस्टेंस का हमारे पास रिलेशन हो जाएगा 2AC माइनस डी मिनिमम, मिनिमम डिस्टेंस माइनस कर दीजिए। अब देखो यहां पे कैलकुलेशंस है, बट कैलकुलेशन के लिए आपको कैलकुलेटर पहले अलाउड होता है, बेसिक कैलकुलेटर आपको अलाउड होता है, बट यहां पर भी आप देख रहे हो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। इसको आप माइनस कर देंगे तो 456 इसमें से जाएगा, तो 44 54 454 अपॉन 6 ये बचेगा। इसको यहां पे पुट करेंगे आप और यहां से एसी निकाल लेंगे, एसी को यहां पे पुट करेंगे, तो आप कैलकुलेटर का यूज करके इसको बहुत फास्ट कर सकते हैं और आपके पास जो आंसर आ जाता है दैट इज 5.3 इंटू 10 टू द पावर 12 मीटर, इसका आंसर आ जाता है बच्चे ना। तो इसको एक बार कैलकुलेट करके देख लेंगे, कैलकुलेटर से बहुत बेसिक सी कैलकुलेशन, बस ये आइडिया आपको समझ में आना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे हेलेस कॉमेट दे दिया, कुछ एडी मैक्सिमम डिस्टेंस, ये इलिप्स का क्वेश्चन है बेसिक।
आपको इलिप्स के लिए आपको फोकस से पेरिहेलियन की डिस्टेंस दे रखी है, दैट इज अ मिनिमम डिस्टेंस, आपको पता होनी चाहिए, और मैक्सिमम पूछी जा रही है। और आपको ग्रेविटेशन से ये चीज पहले से पता होती है कि टाइम पीरियड का स्क्वायर, केपलर्स लॉ आपको पहले से पता है, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। तो इसका यूज करके ये क्वेश्चन किया जा सकता है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द प्लैनेट जुपिटर हैज अ रेडियस इक्वल्स टू 11.2 टाइम्स ऑफ द अर्थ रेडियस। ठीक है, एक काम करते हैं, अर्थ की रेडियस यदि आ रही है तो 11.2 टाइम्स है हमारे पास आरजे, जुपिटर की रेडियस। अ मास इक्वल्स टू 318 टाइम्स ऑफ द अर्थ, तो मास ऑफ जुपिटर जो है वो 318 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ आपको दे रखा है। एंड द पीरियड ऑफ रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस, तो जो एक्सिस के अबाउट जो रोटेट कर रहा है जुपिटर, वो आपको टाइम दे रखा है 10.2 आवर्स। द मिनिमम वेलोसिटी with which a rocket would need to leave the Jovian surface, Jovian surface मतलब जो जुपिटर की सरफेस है, जोवियस प्लैनेट कहा जाता है हमारे पास, जो मार्स तक प्लैनेट है, मरकरी से मार्स तक, दैट आर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, और उसके बाद के प्लैनेट्स जो गैसेस से बने हुए हैं उनको जोवियन प्लैनेट बुलाया रहा है। तो जो जुपिटर की सरफेस है उसी को बुलाया रहा है जोवियन सरफेस। इन ऑर्डर टू एस्केप एंटायरली फ्रॉम द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द जुपिटर इज, टेक द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ इज 11.2। ठीक है, तो यहां पे तो सिंपल ही ग्रेविटेशनल क्वेश्चन हो गया बेसिक आपके लिए। अंडर रूट 2gm अपॉन आर ई, सरफेस से बात कर रहे हैं हमारे पास, तो ये है, और सरफेस से इसकी हमें वैल्यू पता है पहले से ही, ये हो गया मास ऑफ। अगर जुपिटर की बात करेंगे तो वीजे हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2gmj अपॉन आरजे। बस इसको डिवाइड करा दीजिए आप, और डिवाइड कर देंगे इन दोनों इक्वेशंस को, तो आंसर आ जाएगा आपके पास सीधे सीधे। मैं वीजे अपॉन आरजे कर लेता हूं, इसको और सॉल्व कर लेते हैं एक बार, और इसको ऐसे लिख लेता हूं, अंडर रूट 2g, मास दे रखा है 318 ऑफ मास ऑफ अर्थ, और रेडियस दे रखी है 11.2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। तो जब आप इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो आपके पास सिर्फ अंडर रूट में बच जाएगा 318 अपॉन 11.2, ये बच जाएगा, बाकी सारी चीजें कट जाएंगी, जी एम ई से एम ई कट जाएगा, आर ई सारी 2 से 2 कट जाएगा, तो बस वीजे का आपके पास बचेगा 318.11.2। अब यहां पर देखो वी की वैल्यू गिवन है 11.2, यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इसका आंसर आया था करीब करीब 59.7 आ जाएगा। तो कैलकुलेटर का यूज करेंगे यहाँ पे दिल पे नहीं लेना है कि सर इसको हम कैलकुलेट करेंगे बहुत टाइम लग जाएगा, छोड़ दें क्या, नहीं छोड़ना नहीं है, आप कैलकुलेटर लेके जाइए, बेसिक कैलकुलेटर वहां पे अलाउड है, वो आप पढ़ सकते हैं पेपर के स्टार्टिंग के इंस्ट्रक्शंस में। अगेन यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेट एंगुलर स्पीड ऑफ द सन रिलेटेड टू द अर्थ इज π/12 रेडियन पर आवर। तो लेट्स से ये हमारा होरिजन है, सन जो राइज कर रहा है वो 180 डिग्री घूम रहा है, तो 180 डिग्री 12 आवर्स में घूम रहा है, तो हमारे पास एवरेज जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी सन की हमारे तरफ घूमने की, वो π/12 रेडियन पर आवर हो जाएगी। तो देन द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द शेडो ऑफ द सर्कुलर रिंग मेजर्ड 2 आवर आफ्टर द सनराइज। अब सनराइज के 2 घंटे बाद यदि पर आवर वो इतना घूम रहा है, तो 2 घंटे में मान लो वो कितना घूम जाएगा, लगभग ये यहां से π/12 इंटू 2 कर देंगे हम लोग, सीधा सीधा π/6 दैट इज 30 डिग्री घूम जाएगा वो हमारे पास। और 4 घंटे में, ये तो है 2 आवर्स पे, और 4 घंटे में जो घूम जाएगा दैट इज π/12 इंटू 4 कर देंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। अब वो पूछ रहे हैं कि एक रिंग है उसकी शेडो कितनी बड़ी बनेगी, तो आप थोड़ा सा यहां कॉन्सेप्ट समझिएगा। अगर एक रिंग ले ली, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी लोग कर सकते थे इसे। एक रिंग ले ली, अब यहां से जो लाइट आ रही है वो आ रही है लेट से थीटा एंगल पर, थीटा एंगल ले लेते हैं, एक बार एंगल हमारा 30 डिग्री है और एक बार 60 डिग्री है, तो थीटा एंगल पर हमने लाइट मान ली। तो थीटा डिग्री पर यदि लाइट आ रही है तो यहां पे जो शेडो बनेगी वो करीब कुछ ऐसी बन जाएगी। क्या वो इलिप्स के फॉर्म में आ जाएगी शेडो? जो इसकी थिकनेस होगी वो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जो हमारे पास ये लेटरल डायमेंशन होगी इसकी, ये तो सेम ही रहने वाली है, लेट्स इसको बी ले लें। बट जो इसका डायमीटर है यहां पर,
लेट से डायमीटर है हमारे पास इसका, इसको ए ले लेते हैं अपन। इसकी जो हमारे पास शेडो आएगी वो हमारे पास मेजर एक्सिस होगी, ठीक है ना। अब ये कितनी आ जाएगी, इसको आप निकाल सकते हैं। लेट से हमारे पास ये एंगल थीटा दे रखा है, तो आप इसको यदि निकालेंगे तो ये हमारे पास ए है, तो मैं लिख सकता हूं ए अपॉन टेन थीटा हो जाएगा ये, ठीक है ना। इसको एक्स मान लिया अपन ने, देख लो यहाँ पे इसको x मान लिया, तो टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी a बाई एक्स, तो x आ जाएगा सीधा a बाई टेन थीटा। ये a बाई टेन थीटा आ गया। तो अब ये इलिप्स का क्वेश्चन हो गया। इलिप्स में मेरे पास माइनर एक्सिस जो है वो तो मेरे पास है b, पर मेजर एक्सिस जो है वो है मेरे पास a टेन थीटा, a बाई टेन थीटा। क्लियर है। अब जो एरिया ऑफ इलिप्स होता है, वो एरिया ऑफ इलिप्स क्या होता है, एरिया ऑफ इलिप्स होता है पाई इंटू ए इंटू बी, मतलब सेमी मेजर एक्सिस में बात करेगा। तो यहां पर देख लो सेमी मेजर एक्सिस, अगर मैं देखो इसको हम b बाई टू ले लें और यहां पे जो सेमी माइनर एक्सिस होगी इसको इतना ले लें, तो आप देखो एरिया जो होगा a1 वो हो जाएगा पाई अपॉन a अपॉन टू टेन थीटा, और यहां पे हो जाएगा b बाई टू। तो दो एरिया, तो अगर यहां पे थीटा वन है तो ये आ जाएगा, और a2 जो आ जाएगा वो थीटा टू के करस्पॉन्डिंग आ जाएगा। तो a1 बाई a2 दोनों एरिया का इसने रेशियो पूछा है, तो दोनों एरिया का अगर रेशियो पूछा है तो वो आ जाएगा टेन थीटा टू अपॉन टेन थीटा वन, तो ये हो जाएगा 1060 अपॉन 1030। क्लियर है क्या बच्चे, देख लो एक बार पूरा क्वेश्चन देख लीजिए। तो जो रिंग की शेडो बन रही है, वो शेडो में आप देखिए ये जो हमारे पास डायमीटर होगा इसका, वो इसकी मेजर एक्सिस बनेगा, और जो ये वाला डायमीटर होगा वो एज इट इज सेम रहने वाला है। तो ये दोनों केस में सेम रहने वाला है, मैंने इसको बी बोल दिया, और जो ए था वो इसका आ गया ए बाई टेन थीटा। अब सेमी मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस निकाल सकते हैं, तो सेमी माइनर, मैंने इसको बी बोल दिया था तो कोई बात नहीं, इसको बी बाई टू बोल दिया, तो इसको ए बाई टेन थीटा इसका बाई टू कर दिया। तो हमारे पास सिर्फ हमें ये देखना है कि जो एरिया आएगा शेडो का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा टेन थीटा के। तो जब a1 की बात कर रहे हैं तो टेन थीटा वन यहां चला गया, और a2 की बात कर रहे हैं तो टेन थीटा टू ऊपर चला गया, तो एक बार 60 डिग्री एक बार 30 डिग्री है, तो 1060 रूट थ्री और 1030 वन बाई रूट थ्री, तो रूट थ्री पे चलाएगा, रूट थ्री थ्री आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो अगेन ये है एस्ट्रोनॉमिकल क्वेश्चन, बट आप बेसिक मैथमेटिक्स से आप इसको कर सकते हैं, इसमें ऐसी कोई भी खास बात नहीं है, बेसिक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है ये, जो एस्ट्रोनॉमी के नाम पे उन्होंने दे दिया आपको। क्लियर है ना। चलिए, व्हेन एस्ट्रोनॉट ऑब्जर्व्स द अर्थ फ्रॉम द मून ही विल सी। अब देखिए अगर मून से अर्थ को देख रहे हैं तो अगेन ये भी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए बच्चे। लेट्स से ये आपके पास अर्थ है, दिस इज अर्थ एंड दिस इज मून। देखो ये आपको आइडिया है कि जो मून है एक उसकी डार्क साइड होती है मून की, दिस इज डार्क साइड ऑफ द मून। डार्क साइड ऑफ द मून मतलब अर्थ से हमेशा एक ही फेस ऑफ मून दिखाई देता है, ये आपको पता होना चाहिए। अर्थ से अगर हम अर्थ पे कभी भी खड़े हुए हैं और मून को देख रहे हैं तो मून का हमेशा एक ही फेस रहता है अर्थ की तरफ, जो पीछे वाला हिस्सा है वो अर्थ से कभी भी दिखाई ही नहीं देता। तो यदि कोई, इसका रीजन वगैरह सब हम पढ़ चुके हैं, ये रोटेशन में भी आपको समझा देते हैं कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बच्चे नीचे की तरफ होता है, तो सेंटर ऑफ मास के बाद टॉर्क किस तरह से आता है कि वो हमेशा एक ही फेस अर्थ को दिखे। खैर अभी उसमें अपने को नहीं जाना, अपने को बात याद रखनी है कि मून का एक ही फेस अपने को हमेशा अर्थ से दिखता है। तो अगर कोई भी एस्ट्रोनॉट मून से खड़ा होकर अर्थ को देख रहा है तो ये हमेशा एक ही फेस दिखाई देगा, तो ये से स्टेशनरी दिखाई देगी। तो अर्थ नाइदर सेटिंग और नॉर राइजिंग बट स्टेज एट वन पोजिशन थ्रू आउट, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है ना।
तो मून घूम नहीं रहा है, मून घूम रहा मतलब मून वैसे घूम रहा है, बट ये इस तरह से घूम रहा है कि इसका एक फेस हमेशा ही दिखे अर्थ से। इसका पीछे वाला जो साइड है वो कभी देखा ही नहीं है किसी ने अर्थ से। वहां जाके हमने चंद्रयान वगैरह से 3D इमेजेस वगैरह बना ली मून की, ठीक है ना, और भी नासा और अपोलो के मिशन से जहां से अपन ने 3D इमेजेस बनाई है मून की, बट पीछे वाली साइड डायरेक्टली अर्थ से नहीं दिखती। तो इसी से रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन बना दिया कि अगर यहां से खड़े होकर कोई एस्ट्रोनॉट अर्थ को देख रहा है तो देखता रहेगा, अर्थ वहीं की वहीं दिखेगी उसे। अर्थ अपनी एक्सिस पे घूम रही है, बट अर्थ राइज और सेट नहीं करेगी। ये सनराइज और सनसेट जो दिखता है वो अर्थ की एक्सिस की रोटेशन की वजह से घूमता है, क्योंकि अर्थ का जो फेस है वो चेंज हो रहा होता है सन के अराउंड, पर यहां पे जो है मून का फेस चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए अर्थ सेटिंग और राइजिंग नहीं दिख रही होगी उसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन? कॉस्मिक माइक्रोवेव, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। ये बच्चे इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा समझिएगा आप। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, सीएमबी रेडिएशन के बारे में बात करें तो ये हमारे पास माइक्रोवेव रेडिएशंस होते हैं जो कि यूनिवर्स में हर जगह प्रेजेंट है, ठीक है। और ये जब लाइट फर्स्ट ट्रैवल करना शुरू हुई होगी तब से चली रहे हैं। मतलब बोले कि कोई पार्टिकल है क्या? ये नहीं। पार्टिकल दैट मूव्स थ्रू आउट द यूनिवर्स दैट वर क्रिएटेड ड्यूरिंग द बिग बैंग। अब ड्यूरिंग बिग बैंग ये क्रिएट हो सकती है, बट ये पार्टिकल्स नहीं है, कुछ रेडिएशंस है, लाइट वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो रेडिएशन दैट इज प्रेजेंट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स दैट केम फ्रॉम द टाइम व्हेन द लाइट फर्स्ट वाज एबल टू ट्रैवल थ्रू द अर्ली यूनिवर्स विदाउट बीइंग एब्जॉर्ब्ड। तो ये वह लाइट के रेडिएशंस है जब अर्ली यूनिवर्स क्रिएट हुआ होगा, जो भी वहां पे बिग बैंग हुआ, कुछ भी हुआ, उस समय जो लाइट रेज निकली वो जो बिना एब्जॉर्ब हुए चल रही हैं उनको बोला जाता है सीएमबी, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, सीएमबी। तो इसका आंसर आएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट, इमेजिन दैट द अर्थ स्पिन वर टू बी रिवर्स सो दैट द प्लैनेट रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अर्थ वैसे वेस्ट टू ईस्ट ट्रैवल मतलब रोटेट करती है, अगर ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करने लग जाए एट द सेम रेट एट विच इट नाउ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इफ द अर्थ ऑर्बिटल मोशन अबाउट द सन वर अनचेंज। तो ऑर्बिटल मोशन तो अनचेंज कर दिया है, बट एक्सिस के अबाउट जो रोटेशन है वो उसने पलट दिया है, रिवर्स कर दिया है। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू? द ड्यूरेशन ऑफ द sidereal day would not change। तो sidereal day हमारे पास देखो दो हमारे पास डे होते हैं, ये लास्ट पेपर में भी मैं आपको समझाई थी पूरी बात, वो डायग्राम बना के समझाया था कि 4 मिनट्स का अंतर कैसे आता है, sidereal day क्या होता है, सोलर डे क्या होता है। वापस से थोड़ा सा बता दे रहा हूं, बाकी पिछला पेपर जिसने किया है वो कर लेगा इस क्वेश्चन को आराम से। तो sidereal day हमारे पास होता है जब हम एक डिस्टेंट स्टार के रेस्पेक्ट में बात कर रहे होते हैं। तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट रोटेशन कितनी देर में हो रहा है, साइडियल डे हमारे पास वो होता है दैट इज 23 आवर्स 56 मिनट्स में हमारे पास एक कंप्लीट रोटेशन हो रहा होता है, इसको साइडियल डे बोलते हैं। ये सिर्फ ओमेगा पे डिपेंड है, ठीक है क्या। नेक्स्ट हमारे पास है सोलर डे। अब सोलर डे क्या होता है? सोलर डे होता है कि यदि हमारे पास ये सन है और अर्थ से सन मान लो ओवरहेड है और अर्थ घूम भी रही है, तो अर्थ यदि मान लो घूम रही है तो थोड़ी देर बाद जब ये कंप्लीट रोटेशन होगा तो ये हो गया कंप्लीट रोटेशन। कंप्लीट रोटेशन के और 1 डिग्री घूमना पड़ता है, करीब 4 मिनट के लिए और घूमना होता है जब सन वापस से ओवरहेड आ जाए। मान लो पहले सन ओवरहेड था तो वापस से ओवरहेड आने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज अ सोलर डे। तो एक कंप्लीट रोटेशन तो हो गया 24 आवर्स,
तो 23 आवर्स 56 मिनट्स में, तो 4 मिनट के लिए और घूमेगी अर्थ, तो आपके पास वापस सन जो होगा वो ओवरहेड आ जाएगा, दैट इज 24 आवर्स होता है सोलर डे। सही है। ये कब है? जब हमारे पास वेस्ट टू ईस्ट अर्थ घूम रही होती है। अब उसने बोला कि ईस्ट टू वेस्ट घूमेगी, ठीक है। तो अगर इस तरह से घूमेगी तो साइड रियल डे चेंज होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। तो पहला डिस्टेंस उसने बोला था ड्यूरेशन ऑफ द साइड रियल डे वुड नॉट चेंज, तो बिल्कुल चेंज नहीं होगा, वो है एक्चुअल रोटेशन। वो बहुत दूर वाले स्टार की कंपेरेटिवली हम बात कर रहे हैं, तो वो हमारे पास ओवरहेड एग्जैक्ट रोटेशन वाला टाइम जो है वो है 23 आवर्स और 56 मिनट, वो एग्जैक्टली सेम रहने वाला है। बाकी साइड रियल डे वुड बी 8 मिनट्स लॉन्गर, नहीं। द ड्यूरेशन ऑफ द सोलर डे वुड नॉट चेंज, नहीं, सोलर डे चेंज होगा। अब समझिए, यदि हमारे पास अर्थ ऐसे घूम रही थी, यदि अर्थ ऐसे घूमने लग जाए तो एक कंप्लीट रोटेशन में अभी भी टाइम तो उतना ही लगेगा, अर्थ ऐसे घूम रही थी, बट उससे 4 मिनट पहले, 4 मिनट पहले ही आ जाएगा सोलर डे। ये लास्ट ईयर आया था क्वेश्चन, 2018 में जो क्वेश्चन आया था वो ये था, 4 मिनट पहले आ जाएगा सोलर। और इसमें पूछा है कि सोलर डे में कितना अंतर आएगा, तो सोलर डे देखो, सोलर डे होता है साइड रियल डे से 4 मिनट पहले, मतलब 23 आवर्स 52 मिनट्स पे आ जाएगा। और अभी सोलर डे कितना होता है? 24 आवर्स का। तो 24 आवर्स से अगर 23 आवर्स 52 मिनट्स में कंपेयर करेंगे तो 8 मिनट जल्दी सोलर डे आ जाएगा, मतलब, ठीक है ना। तो ने बोला सोलर डे वुड बी 8 मिनट लॉन्गर, नहीं, लॉन्गर नहीं, शॉर्टर हो जाएगा। तो आंसर सिर्फ ए हो जाएगा, वैसे भी सिंगल करेक्ट था, बस मैं तो मतलब समझा रहा था कि सोलर डे और साइड रियल डे पे हमारे पास बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इनका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेफाइड वेरिएबल, अब ये भी कई बार आया है। सेफाइड वेरिएबल फ्लक्चुएटिंग स्टार्स है, ब्राइटनेस फ्लक्चुएट करती है, मास फ्लक्चुएट करता है इनका। एस्ट्रोनॉमर्स डिस्टेंस ऑफ स्टार्स मेजर करने के लिए इसको यूज करते हैं। द बार ग्राफ ब्लो, अच्छा ये अगर आपको पता है तो ही कर पाएंगे, पर सेफाइड स्टार के बारे में उन्होंने कई बार दे दिया। सेफाइड स्टार का पूरा पैराग्राफ आया था 2023 में, जिसमें पूरा उन्होंने बताया कि डिस्टेंस कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो सेफाइड स्टार के बारे में उन्होंने बताया है कई बार, तो ये आप याद रख लें कि डिस्टेंस मेजर करने के हमारे पास काम में आता है। और लॉग वाला फॉर्मूला भी आप देख सकते हैं जो हमने डिफरेंट पेपर्स में यूज किया है। 2023 में पूरा पैराग्राफ आया था इसके बारे में। पैराग्राफ टाइप मतलब लंबा सा क्वेश्चन दे दिया था उन्होंने। द बार ग्राफ बिलो शोज द सम कैरेक्टरिस्टिक एफ ऑफ ऑल द प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो ये आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा दिखा देता हूं, थोड़ा ब्लर्ड है यहां पर। देखो इधर उन्होंने दे रखा है मरकरी, मरकरी के लिए यहां पर दे रखा है, फिर है वीनस, फिर है अर्थ, फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। ये सारे प्लैनेट्स के लिए कुछ डेटा दिया है इन्होंने, और यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स देती है, यहां पर कुछ वैल्यूज यहां पर लिखी हुई हैं, 0.2 समथिंग यहां पर कुछ लिखा हुआ है। तो एक्चुअल में क्या होता है, ये है मास डेंसिटी इसेंट्रिसिटी पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। क्या चीज मरकरी के लिए सबसे ज्यादा होती है? दैट इज इसेंट्रिसिटी। जो उसकी ऑर्बिट की सेंट्रिसिटी होती है मरकरी के लिए, वो सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद मार्स के लिए, देन सैटर्न के लिए, फिर जुपिटर के लिए। तो ये आपको इसेंट्रिसिटी का डेटा पता होना चाहिए। तो इसेंट्रिसिटी सबसे ज्यादा जो ऑर्बिट की होती है दैट इज फॉर मरकरी। नेक्स्ट, एब्जॉर्प्शन लाइन दैट इज फाउंड। अब ये फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया, ये इंफॉर्मेटिव है क्वेश्चन। इंफॉर्मेटिव मतलब अगर ये याद होगा तो कर पाएंगे आप। ये मान के चलो 3-4 क्वेश्चन अगर प्योरली इंफॉर्मेटिव आ गए, जो बिल्कुल ही नए हो, तो मैक्सिमम बच्चों पे नहीं होंगे, उनके लिए परेशान नहीं होना है। बट जो क्वेश्चन किए जा सकते हैं वो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए तो फिर आपकी सिलेक्शन के लिए दिक्कत हो जाएगी, कट ऑफ पार होने में दिक्कत हो जाएगी। तो एन एब्जॉर्प्शन लाइन दैट इज फाउंड एट 5000 एंगस्ट्रॉम इन द लैब इज फाउंड एट 5054 एंगस्ट्रॉम व्हेन एनालाइजिंग द स्पेक्ट्रम ऑफ द पर्टिकुलर गैलेक्सी। अब देखो जो लैब में हमें मिला था 5000 एंगस्ट्रॉम पे, वो 5050 दिख रहा है जब हमने गैलेक्सी से लिया, तो वेलोसिटी कितनी होगी? अब यहां पर रेड शिफ्ट का फॉर्मूला आपको आना चाहिए।
आपको पता होना चाहिए डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू वी अपॉन सी। तो चेंज हमें कितने का मिल रहा है, जो एक्चुअल में था 5000 वो मिल रहा है चेंज 50 का चेंज मिल रहा है एंगस्ट्रॉम का अपॉन एक्चुअल है हमारे पास लैब में जो मिली स्टेशनरी सोर्स से दैट इज 5000। अब इस पर भी क्वेश्चन बच्चों कई बार आ चुका है, ये क्वेश्चन भी आपके सामने कई बार आ चुका है जो कि रेड शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट, डॉपलर शिफ्ट के बारे में बातें कर रहा है। तो ये फॉर्मूला आपके लिए अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन जरूर आता है, समझिए। ये नॉन रिलेटिविस्टिक हमारे पास शिफ्ट का फॉर्मूला है, जरूर करके जाए इसे। मैं 2023 से कई सारे पेपर दिखा चुका हूं जहां पे ये क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार, तो उन क्वेश्चंस को भी अगर आप कर लोगे तो इस फॉर्मूले की आप बेस ग्रेविटी समझ लोगे, क्या क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कहना चाहता है। ये आ गया सी से हमारे पास 100, ये चला जाएगा इधर 10⁶ हो जाएगा, और अगर हम किलोमीटर पर सेकंड में कर दें दैट इज 3000 किलोमीटर पर सेकंड हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। सिंपल है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द अबव प्रॉब्लम यूजिंग द हिबल्स कांस्टेंट, अच्छा ये रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे, तो बोला इन द अबव प्रॉब्लम यूजिंग द हिबल्स कांस्टेंट टू बी 71 मिलियन पास्कल्स सेकेंड द डिस्टेंस ऑफ दैट गैलेक्सी फ्रॉम अर्थ इज ऑब्टेन्ड। अब यहां पे हिबल्स का लॉ पता होना चाहिए अपने को, इस पर पहले भी एक क्वेश्चन करा चुका हूं मैं आपको, तो ये आपको आता ही होगा। तो हिबल्स लॉ हमारे पास v इज इक्वल टू एच नॉट इंटू डी। अब यहां पर है ये वेलोसिटी ऑफ द गैलेक्सी, तो वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ ए गैलेक्सी ये इन किलोमीटर पर सेकेंड होनी चाहिए, इन किलोमीटर पर सेकेंड। ये हिबल्स कांस्टेंट, ये है डिस्टेंस ऑफ अ गैलेक्सी इन मिलियन पारसेक, ये मिलियन पारसेक में होना चाहिए। तो आप देखो पिछले वाले क्वेश्चन से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, यहां पर हमने वेलोसिटी निकाल ली 3000 किलोमीटर पर सेकेंड, तो ये वेलोसिटी, अब ये हिबल्स का लॉ है हमारे पास, अगर ये पता है किसी को तो 3000 किलोमीटर पर सेकेंड वो यहां पर यूज कर लेगा, और हमारे पास ये आ जाएगा 71 किलोमीटर, और डी मिलियन पास्कल्स में, यहां पर आप मिलियन पार्सेक्स में निकाल सकते हैं, तो इसकी वैल्यू करीब करीब 52.25 आ जाएगी बच्चे। तो इसको सॉल्व करने के बाद बच्चे आंसर आ जाएगा, डिवाइड कर लेंगे आप सीधे 3000 अपॉन 71, तो डी की वैल्यू आ जाएगी मिलियन पार्सेक में 40.25 मिलियन पार्सेक, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ दैट गैलेक्सी होगी। तो हिबल्स का लॉ है, इसको दूसरे पेपर्स में भी मैंने यूज किया था, तो एक बार इसको देख लें आप लोग सारे। अगर आप पूरी सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो स्टार्टिंग से कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, आपको पूरा सिंक होगा कि हाँ यार ये चीज यहाँ पे ऐसे यूज हो रही है, ऐसे यूज हो रही है। तो कुछ ही कॉन्सेप्ट है जो बार बार यूज हो रहे हैं, तो ऐसे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं ऐसे कॉन्सेप्ट को आपको जरूर करके जाना है बच्चे, ये छोड़ के नहीं जाना है। अब यहां पर देखिए स्टार इज सीन टू बी राइजिंग ऑन द ईस्टर्न हॉरिजॉन एट 23 आवर्स, एक स्टार के राइजिंग का समय दे रखा है। एट व्हाट टाइम द स्टार सेम स्टार विल राइज 20 डेज लेटर। अब ये आपको याद रखना है, ठीक है। ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ, रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, हमारे पास ईच डे स्टार राइजेस 4 minutes अर्लियर ईच डे। तो हमारे पास 20 डे है, तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, दैट इज 20 डेज में हम बोल सकते हैं। तो जो टाइम का डिफरेंस आने वाला है 4 minutes इंटू 20 का आने वाला है, दैट इज 80 minutes, दैट इज 1 hour, 20 minutes का डिफरेंस आने वाला है। अब 1 hour 20 minutes के डिफरेंस में तो जल्दी आ जाएगा। दैट मीन्स अगर 23 आवर्स पर आपको पहले स्टार दिख रहा है तो 1 घंटा पहले मतलब 22 और 20 मिनट पहले मतलब 21
40, 9:40 पे आपको वो स्टार राइज कर जाएगा। ये बात क्लियर है? तो यहां से आपने इस चीज को यूज किया, तो 4 मिनट्स अर्ली राइज कर जाता है कोई भी स्टार बात करें पर डे के हिसाब से। नेक्स्ट टू स्टार ए एंड बी आर असाइंड, अपरेंट मैग्नीट्यूड गिवन है। अब ये फॉर्मूला भी हमने मल्टीपल टाइम्स यूज कर लिया है। आप अगर सारे पेपर्स फॉलो कर रहे हैं 2023 से तो आपको ये फॉर्मूला याद होगा, m2 माइनस m1 इज इक्वल टू -2.5 लॉग ऑफ ब्राइटनेस का रेशियो b2 बाई b1। अब देखिए जितना कम अपरेंट मैग्नीट्यूड होगा उतनी ज्यादा ब्राइटनेस होती है, तो मतलब b ज्यादा ब्राइटर है, b ज्यादा ब्राइटर है देन a। ठीक है ना, यहां पे चलो ठीक है। तो ये हमारे पास जो हो जाएगा दैट इज b के लिए बात करें तो -1.5 माइनस ये है +3.5 इज इक्वल टू -2.5 लॉग ऑफ b2 बाई b1। अब ये आ जाएगा 1.5 और 3.5 5 हो जाएगा ये, और 2.5 कट जाएगा, माइनस से माइनस चला गया, 2 आ गया, तो 2 ऑफ लॉग ऑफ b2 बाई b1। तो जो b2 आ जाएगा वो आ जाएगा 10 टू द पावर 2, तो b2 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2 ऑफ b1, दैट मीन्स 100 टाइम्स ऑफ b1। तो जो हमारे पास b वाला है वो 100 टाइम्स ज्यादा ब्राइटर होगा a के कंपेरेटिवली, तो इसमें कुछ मिसप्रिंट है, ये आएगा 100 टाइम्स देन a। स्टार b इज 100 टाइम्स ब्राइटर देन a। ठीक है ना, तो d विल बी द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। इफ ऑल द न्यूक्लियर रिएक्शन इन द सन नाउ वर टू सडनली स्टॉप, ये मैंने आपको क्वेश्चन समझाया था, लास्ट पेपर में भी आया था, ये मतलब 2018 वाला जो सॉल्यूशन कर रहे थे उसमें भी था ये। ग्रेविटेशनल कोलैप्स के बारे में मैंने आपको बताया था। ग्रेविटेशनल कोलैप्स का क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब हमारे पास जो थर्मल रेडिएशन फोर्स होती है अगर वो खत्म हो जाएगा, न्यूक्लियर रिएक्शंस खत्म होंगी तो वो थर्मल रिएक्शन फोर्स कम हो जाएगी, ग्रेविटेशन वहां पे डोमिनेट करेगा, तो जो उसकी रेडियस है, सन की जो रेडियस है वो डिक्रीज करेगी, ग्रेविटेशनल कोलैप्स इसको बोला जाता है। तो अगर सन की रेडियस अगर डिक्रीज करेगी तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटेगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटेगा तो ओमेगा उसका बढ़ेगा, दैट मीन्स द स्पीड ऑफ द रोटेशन ऑफ द सन वुड इंक्रीज, दैट मीन्स डी ऑप्शन। तो मल्टीपल टाइम आप देख रहे हो पेपर में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, सेम क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट, तो इन कॉन्सेप्ट को यदि आप करके जाओगे तो बच्चे फायदा होने वाला है पेपर में, अन्यथा नहीं होगा ऑब्वियसली। तो इतने सारे कॉन्सेप्ट आप एक बार देख लें। और कोई क्वेश्चन एस्ट्रोनॉमी का नहीं, और क्वेश्चन नहीं आए थे 2017 में, जो क्वेश्चंस आए थे मेजर क्वेश्चंस आप लोग कर सकते थे, कुछ इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस एक दो तो ऐसे मान लीजिए जो नहीं होंगे, पर बाकी में आप दिमाग लगाएं थोड़ी, आप फिजिक्स अगर ग्रेविटेशन वगैरह समझते हैं, थोड़ी सी एस्ट्रोनॉमी की डेफिनेशंस वगैरह समझते हैं, तो इस पीवाईक्यू कराने का उद्देश्य ये है कि जो बेसिक डेफिनेशंस है अगर बच्चे की वो भी क्लियर होंगी ना तो बहुत सारे क्वेश्चंस को वो ट्राई कर सकता है और सॉल्व कर सकता है। नहीं तो सारे क्वेश्चन ऐसे लगेंगे कि यार ये क्या पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है, टर्मिनोलॉजी नहीं पता होंगी। तो इस पीवाईक्यू सीरीज का फायदा उठाइए, बाकी हम लोग फुल कोर्स के साथ आएंगे नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है ना। अभी टाइम के हिसाब से हम लोगों ने आपको सारे पीवाईक्यूज वगैरह करा दिए हैं। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू।